हेलो एवरीवन, वेलकम टू बेटर माइंड क्लासेस। आज से हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री को शुरू कर रहे हैं लोग। इसमें जो पहला चैप्टर है ठोस अवस्था, यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। और इसमें जो है इस वीडियो में हम लोग जो केमिस्ट्री से कुछ बेसिक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। और जो हमारा ठोस अवस्था है इसका जो पहला टॉपिक है और दूसरा टॉपिक जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। उससे पहले हम लोग देख लेते हैं जो क्लास 12th में कितने चैप्टर हैं टोटल। तो टोटल चैप्टर की बात की जाए वो 16 चैप्टर हैं। और इसमें जो है पहले 5 जो चैप्टर हैं ये आते हैं भौतिक रसायन के अंतर्गत, फिजिकल केमिस्ट्री। और जो चैप्टर नंबर 6 से लेकर के 9 तक हैं ये आते हैं अकार्बनिक रसायन से, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। और जो चैप्टर नंबर 10 से लेकर के 14 तक ये सब हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ले। और हम लोग जानते हैं कि जो केमिस्ट्री है जनरली हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले हम लोग जो केमिस्ट्री है इसका इंट्रोडक्शन कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो अगर जो रसायन शास्त्र है इसकी परिभाषा की बात की जाए तो ये रसायन शास्त्र क्या है कि विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, जो हमारे पास पदार्थ होता है, जो मैटर है, उसके गुण के बारे में, उसके संगठन के बारे में, कंपोजिशन कि किस चीज़ से वो मिलके बना हुआ है, उसकी संरचना के बारे में कि वो किस तरीके से बना हुआ है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। और उसमें जो भौतिक और रासायनिक जो परिवर्तन होते हैं उसका क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करते हैं लोग, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रसायन शास्त्र बोलेंगे। तो ये हो गया रसायन शास्त्र की परिभाषा। और जो रसायन शास्त्र है, जो केमिस्ट्री, जो ये नाम है, ये नाम कहाँ से आया है, तो इसकी जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है मिस्र से। तो मिस्र में एक है नील नदी, यहाँ पे है नील नदी जो कि विश्व की सबसे लंबी नदी है। तो नील नदी, इस नदी से एक पदार्थ मिला था काले रंग का। तो जो नील नदी है यहाँ से मिला था एक काले रंग का पदार्थ था, वो केमिकल टाइप का था। तो केमिकल टाइप का था तो इसलिए उसका नाम क्या पड़ा, कीमिया पड़ा। तो उसका नाम कीमिया, और कीमिया से फिर क्या बना, केमिस्ट्री बन गया यहाँ पे। तो अगर पूछा जाए कि जो केमिस्ट्री की उत्पत्ति कहाँ हुई है, वो मिस्र के प्राचीन नाम कीमिया से हुई है। और जो केमिस्ट्री जो है, अगर इसके जनक की बात किया जाए कि जो रसायन शास्त्र है उसके जनक किसको माना जाता है, तो वो माना जाता है लेवोजियर को। ये जो है लेवोजियर, इसको रसायन शास्त्र का जनक माना जाता है। तो यहाँ पे नोट कर लेना है इस चीज़ को। अब हम लोग देखते हैं जो रसायन शास्त्र है इसके कितने ब्रांचेज होते हैं, कितने शाखाएं हैं, कितने पार्ट में हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। तो जो रसायन विज्ञान है इसको मुख्य रूप से हम लोग 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर देते हैं, 3 पार्ट में केमिस्ट्री को। और इसमें पहला पार्ट जो कि भौतिक रसायन कहलाता है, फिजिकल केमिस्ट्री। दूसरा पार्ट हो गया हमारा कार्बनिक रसायन जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। और तीसरा पार्ट हमारा हो गया अकार्बनिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाता है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि जो भौतिक रसायन है ये क्या होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास क्या होगा, पदार्थ। हमने अभी देखा था ना कि जो रसायन शास्त्र है इसके बारे में किस चीज़ का अध्ययन करते हैं, पदार्थों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो पदार्थ है, इसके जो गुण होते हैं उसको 2 कैटेगरी में हम लोग रखते हैं, एक भौतिक गुण और दूसरा जो है रासायनिक गुण। तो यहाँ पे अगर जो भौतिक गुण है तो ये जनरली जो भी भौतिक गुण होते हैं उसको हम लोग फिजिक्स में पढ़ते हैं। तो और यहाँ पे केमिस्ट्री में वैसे भौतिक गुणों को पढ़ा जाता है जो कि रासायनिक गुणों पे निर्भर करता है। तो पदार्थ के जो, तो भौतिक रसायन के अगर डिफिनेशन की बात की जाए, परिभाषा की, तो ये हो जाएगी कि रसायन शास्त्र की वह ब्रांच है जिसके अंतर्गत जो पदार्थ का पदार्थ के उन भौतिक गुणों को अध्ययन किया जाता है जो रासायनिक गुणों पर निर्भर होते हैं। तो यहाँ पे बस वही पॉइंट को नोट करना है कि जो
इसके भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के, अगर वो रासायनिक गुणों पर निर्भर करता है तो उसको हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत रखते हैं। और यहाँ पे जो भी पदार्थ है, ये पदार्थों को हम लोग अगर बांटना चाहें तो 2 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं इसको। जो भी पदार्थ है उसको 2 कैटेगरी में हम लोग बांट सकते हैं। एक को बोल सकते हैं कि कार्बनिक रसायन है, तो बचा हुआ क्या हो जाएगा, अकार्बनिक रसायन। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, जो कार्बनिक रसायन होता है इसमें जो कार्बन होगा मुख्य रूप से और हाइड्रोजन। तो कार्बन और हाइड्रोजन मुख्य रूप से अगर रहेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं कार्बनिक रसायन। और इसके अलावा जितने भी तत्व होंगे वो सब किस में आ जाएंगे, अकार्बनिक रसायन में। तो यहाँ पे कार्बनिक रसायन है, इसके कुछ एग्जाम्पल को नोट कर लीजिए लोग। जैसे मान लेते हैं मीथेन हो गया, ये क्या हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया। जैसे C2H5OH इथाइल अल्कोहल हो गया, ये भी क्या हो गया, कार्बनिक रसायन हो गया। तो यहाँ पे कार्बनिक रसायन के सब कुछ एग्जाम्पल हो गए। इसमें मुख्य रूप से क्या रहेगा, कार्बन और हाइड्रोजन। और इसके अलावा जो भी हो जाएगा, जैसे कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा जितने भी पदार्थ आएंगे वो सब किस में आ जाएंगे, अकार्बनिक में के अलावा। तो यहाँ पे अकार्बनिक का अगर एग्जाम्पल का बात किया जाए तो इसके अंतर्गत क्या आ जाएगा, मेटल आ जाएगा, धातु आ जाएगा, अधातु आ जाएगा, अधातु। यहाँ पे जैसे अमोनिया हो गया NH3। और इसी तरीके से बहुत सारे पदार्थ हैं जो हम लोग आगे चल करके जो चैप्टर में पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा। अब जो केमिस्ट्री है ये तो मुख्य रूप से 3 पार्ट में हम लोग डिवाइड कर दिए हैं, लेकिन इसके अलावा भी जो है कुछ अन्य ब्रांच भी होता है केमिस्ट्री का। जैसे इसमें है बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। तो एक किससे रिलेटेड है, जो बायोलॉजी वाला पार्ट है और केमिस्ट्री वाला पार्ट, अगर दोनों कंबाइंड कर देंगे तो क्या बन जाएगा, जैव रसायन। तो इसमें वैसे चीज़ों का अध्ययन किया जाता है जो मुख्य रूप से क्या है, बायोलॉजी में है, और उसमें क्या होते हैं, जो तत्व के बारे में भी उसमें होगा। तो जैसे कि यहाँ पे देखते हैं लोग, जैसे जो श्वसन होती है, क्या हो जाएगा, श्वसन। जो प्रकाश संश्लेषण होता है, फोटोसिंथेसिस, वो आ जाएंगे। जिसमें जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, ये सब किस में आ जाएंगे, जैव रसायन में आ जाएंगे, बायोकेमिस्ट्री में। अब उसके बाद जो आता है औद्योगिक रसायन, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। तो इसके अंतर्गत वैसे केमिकल आ जाएंगे जो इंडस्ट्री में यूज होते हैं। जैसे जो H2SO4 है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, यहाँ पे जैसे सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है। ये सब चीज़ें कहाँ पे यूज होते हैं, इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो ये सब चीज़ें किस में आ जाएंगे, इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री में, औद्योगिक रसायन के अंतर्गत आ जाएंगे। उसके अलावा जो एक पार्ट हो जाता है कृषि रसायन, एग्रीकल्चर केमिस्ट्री। इसके अंतर्गत जो उर्वरक होते हैं, जो खाद, उसको स्टडी किया जाता है। उर्वरक हो जाएगा। जैसे NPK, जो DAP होता है, NPK, इसके बारे में अध्ययन करना होता है। ये सब किस में आ जाएंगे, कृषि रसायन में आ जाएंगे। इसके अलावा जो एनालिटिकल केमिस्ट्री, विश्लेषणात्मक जो रसायन होता है, इसके अंतर्गत जैसे कोई भी पदार्थ है अगर उस पर रिसर्च चलता है, जो रिसर्च होती है, शोध होता है, वो सब किस में आ जाएंगे, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएंगे, रिसर्च वाला पार्ट। जैसे कि कोई भी पदार्थ है उसका पृथक्करण कैसे करना है, उसको सेपरेट कैसे करना है। और इसके अलावा भी एक और ब्रांच होता है जो कि बोलते हैं लोग दैनिक रसायन। यहाँ पे इंग्लिश हो जाएगा कि डेली लाइफ केमिस्ट्री। जो डेली लाइफ में जो चीज़ें यूज होती हैं, डेली लाइफ वाली चीज़ें, वो सब किसके अंतर्गत आ जाती है, दैनिक जीवन रसायन में। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल इसमें क्या हो जाएगा, जैसे मेडिसिन है,
तो मेडिसिन वाला जो पार्ट ये सब किस में आ जाएगा, दैनिक रसायन में आ जाएगा। तो ये कुछ जो केमिस्ट्री है उसके कुछ यहाँ पे ब्रांचेज हो गए कि उसकी शाखाएं। अब बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। यहाँ पे देखते हैं लोग, जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि केमिस्ट्री हम लोग किसका अध्ययन करते हैं, पदार्थ का। तो अब पदार्थ के बारे में देख लेते हैं। तो इसका तो हम लोग पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं। पदार्थ क्या होती है, जो मैटर है कि वैसी वस्तुएं जो क्या करें, जो जिसके पास भार हो, द्रव्यमान हो और वो आयतन घेरे, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, पदार्थ। और इसके अलावा भी इसमें जोड़ सकते हैं हम लोग कि जो क्या करता है कि जैसे स्थान घेरता है, और वो क्या करता है कि जैसे दाब डाले, मतलब प्रेशर लगाए हो, या फिर अवरोध उत्पन्न करे, यहाँ पे रेजिस्टेंस अवरोध उत्पन्न करे, तो उस सबको हम लोग क्या बोलेंगे, पदार्थ बोलेंगे। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, जैसे हवा हो गया, पानी हो गया, ये सब क्या होगा, पदार्थ हो गए। हम लोग जितने भी चीज़ें देखते हैं वो सब चीज़ें क्या हैं, आसपास की जितनी भी वस्तुएं जो हैं वो सब क्या है, पदार्थ के अंतर्गत आ जाएंगी। अब यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग समझते हैं कि एक टर्म आता है जिसको बोला जाता है अवयवी कण। अवयवी कण, तो जो अवयवी कण होता है ये क्या होते हैं, ये तो होते हैं या तो परमाणु होगा, परमाणु, या फिर जो अणु होगा, या फिर क्या होगा, ये हो सकता है आयन। तो परमाणु, अणु या फिर आयन, इसको हम लोग क्या बोल देते हैं कि ये अवयवी कण है। तो पदार्थ का एक और डेफिनेशन बन सकता है, परिभाषा, कि जो पदार्थ होता है, पदार्थ, पदार्थ क्या है कि पदार्थ जो है अवयवी कणों से मिलकर के बना होता है। अवयवी कणों से मिलकर बना होता है। तो यहाँ पे एक और नया डेफिनेशन आ जाएगा कि जो पदार्थ क्या कहलाता है, वो अवयवी कणों से मिल करके बना होता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं कि ये क्या है, इसमें जल है, इसमें जो है जल है, और जल का जो सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, H2O इसमें। तो H2O क्या है, यहाँ पे देखते हैं जल। अब इस यहाँ पे जल है तो जल के क्या होंगे, बहुत सारे अणु होंगे। तो जल का मान लेते हैं एक अणु होगा, दो अणु, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे जब अणु मिला देंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जल। तो यहाँ पे क्या है, जो H2O है, तो H2O का बहुत सारे अगर मिल करके वो क्या बना देंगे, जल बना देंगे। जो H2O है वो क्या है, हमारे पास अणु है, तो अणुओं से मिल करके ही क्या बनता है, यहाँ पे जल बनेगा। तो यहाँ पे अणुओं को जैसे H2O, इसको रिपीट हम लोग करते जाएंगे तो हमारे पास क्या मिल जाएगा, जल मिल जाएगा। तो जल क्या हो गया, हमारे पास पदार्थ हो गया। और एक किससे मिल करके बना हुआ है, ये जो H2O है अणु से मिल करके बना हुआ है। तो यही चीज़ हम लोग यहाँ पे देखे हैं लोग, कि जो पदार्थ क्या होता है कि अवयवी कणों से मिल करके बना होता है। और अवयवी कण क्या होते हैं, अवयवी कण जो होते हैं वो परमाणु या फिर अणु या फिर आयन हो सकते हैं। तो ये हो गया मैटर। अब देख लेते हैं लोग, जो कि जो पदार्थ है इसको हम लोग कितने कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं लोग, उसको हम लोग देखते हैं। तो जो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर की पदार्थों का वर्गीकरण, इसका हम लोग पदार्थ का वर्गीकरण हम लोग देख लेते हैं। तो जनरली दो अवस्थाओं में हम लोग वर्गीकरण कर सकते हैं, एक भौतिक अवस्था के आधार पर और दूसरा हम लोग कर सकते हैं रासायनिक संगठन के आधार पर। तो भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ है इसको जनरली हम लोग इसमें तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक तो ठोस जो सॉलिड है, और द्रव, और फिर गैस। तो भौतिक अवस्था के आधार पर पदार्थों को तीन कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। और यहाँ पे जो रासायनिक संगठन है उसके आधार पर हम लोग जो पदार्थ है इसको भी दो कैटेगरी में रखते हैं। एक को बोलते हैं शुद्ध पदार्थ, तो एक तो शुद्ध हो गया, और अगर उसमें कुछ इम्प्योरिटी मिला हुआ है, कुछ अशुद्धि मिला हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो क्या है, मिश्रण है। तो
कुछ जो पदार्थ मान लेते हैं जो शुद्ध होगा, उसके अलावा जो बच जाएगा वो सब क्या हो जाएगा, वो मिश्रण कहलाएगा वो सब। तो यहाँ पे जो शुद्ध पदार्थ है, प्योर सब्सटेंस, इसके अंतर्गत या तो तत्व हो सकता है या फिर यौगिक हो सकता है। अब यहाँ पे तत्व में देख लेते हैं। जो तत्व होगा या तो धातु हो सकता है, अधातु हो सकता है या फिर उपधातु हो सकता है। तत्वों को हम लोग 3 कैटेगरी में रखते हैं, धातु, अधातु और उपधातु। वैसे ही जो यौगिक है, यौगिक को हम लोग 2 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। तो एक क्या हो जाएगा, एक कार्बनिक यौगिक हो जाएगा, दूसरा अकार्बनिक यौगिक। जो अभी हमने देखा था कि जो पदार्थ है उसको 2 कैटेगरी में, ये यहाँ पे कार्बन क्या होता है, कार्बनिक यौगिक क्या होता है जिसमें क्या हो, कार्बन प्लस हाइड्रोजन हो। और अकार्बनिक क्या होता है, ये कार्बन प्लस जो हाइड्रोजन है इसको छोड़ करके, इसको, इसके अलावा जितने भी पदार्थ आएंगे वो किस में आ जाएंगे, इनऑर्गेनिक में आ जाएंगे, अकार्बनिक में आ जाएंगे। और यहाँ पे देखते हैं लोग, जो हमारे पास जो मिश्रण है, जो मिक्सर, ये कितने टाइप के होते हैं, ये 2 टाइप के हो सकते हैं। एक तो हो सकता है समांगी मिश्रण और दूसरा हो सकता है विषमांगी मिश्रण। एक को समांगी मिश्रण जो है इसको बोलते हैं लोग होमोजीनियस मिक्सर। जो विषमांगी मिश्रण है इसको बोलते हैं लोग हेट्रोजीनियस मिक्सर। तो यहाँ पे ये पदार्थ है, इसका वर्गीकरण हो गया। तो अभी हम लोग इस पे फोकस करते हैं। जो हम लोग को क्या पढ़ना है, ठोस अवस्था पढ़ना है। तो थोड़ा सा हम लोग अब यहाँ पे भौतिक जो पदार्थ है इसके भौतिक अवस्था के आधार पर जो पदार्थ को हम लोग बांटते हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो अब हम लोग ठोस के बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्था के बारे में, और कंपेयर किससे करेंगे, द्रव और गैस से। यहाँ पे एक चीज़ और नोट कर लीजिएगा लोग कि जो पदार्थ होता है, तो यहाँ पे पदार्थ ये किससे मिल करके बना है, ये बनता है यौगिकों से। यौगिक होगा कंपाउंड। और जो यौगिक होता है वो किससे मिल करके बना होता है, अणु से। और अणु किससे मिल करके बना होता है, परमाणु से। और परमाणु को भी अगर तोड़ा जाएगा तो ये किस में टूट जाएगा, ये आयन में टूट जाएगा। यहाँ से किस में टूट जाएगा, ये आयन में। पदार्थ किस में टूट जाएगा, आयन में। तो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है अणु, परमाणु या फिर आयन, इसी को क्या बोला जाता है, अवयवी कण। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग कि जो पदार्थ किससे मिल करके बना होता है, अवयवी कणों से मिल करके बना होता है, ऐसा हम लोग बोल सकते हैं। यहाँ पे जो पदार्थ की मुख्य रूप से जो 3 अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव और गैस, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है, उसमें क्या होते हैं, वो अवयवी कणों से मिल करके बना होता है। उसमें क्या होते हैं, बहुत सारे कण होते हैं। अब उनकी हम लोग व्यवस्था देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये है सॉलिड, तो इसमें जो कण होगा वो क्या होता है कि बहुत पास पास होता है। यहाँ पे बना देते हैं। ये जो हम सर्कल से दिखा रहे हैं इसमें, ये क्या है, ये जो पदार्थ है उसके अंदर ये पार्टिकल हैं, छोटे छोटे कण हैं। तो ये क्या होते हैं, आपस में बहुत कम दूरी पर रहते हैं। और वहीं जब लिक्विड की बात किया जाए, द्रव की, तो ये क्या होता है कि ये कुछ दूर दूर पे होते हैं। तो इनकी दूरी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो द्रव है। और गैस वाले में क्या होगा कि इनकी दूरी और बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा, ये बहुत दूर दूर होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं लोग कि ये जो यहाँ पे कण है, 2 कणों के बीच में क्या है, दूरी बहुत ही कम है। और यहाँ पे अगर यहाँ पे दूरी क्या हो गया, थोड़ा सा यहाँ पे बढ़ गया। और गैस वाले में क्या हो गया कि 2 कणों के बीच में दूरी बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो यहाँ पे जो दूरी होता है इसको बोला जाता है कि अंतर आणविक दूरी बोला जाता है। और इसके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोला जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो ठोस है इसका जो है इसका द्रव्यमान, क्या होता है।
तो जो ठोस होता है इसका जो द्रव्यमान होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है, वो है निश्चित होता है। और यहाँ पे जो यहाँ पे द्रव्य है, द्रव्य का क्या होता है, इसका भी निश्चित होता है द्रव्यमान, निश्चित। और जो गैस है, गैस का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान, द्रव्यमान क्या होगा, ये अनिश्चित हो जाएगा। और यहाँ पे देखते हैं लोग, एक यहाँ पे आ जाएगा आयतन। यहाँ पे आयतन की बात किया जाए, अगर यहाँ पे बात किया जाए कि इसका जो ठोस होता है इसका आयतन के बारे में, यहाँ पे जो ठोस है इसका आयतन के बारे में, तो जो ठोस का जो आयतन होता है वो होता है निश्चित होता है, निश्चित होता है। और जो द्रव्य होता है इसका भी क्या होता है, आयतन निश्चित होता है। और यहाँ पे गैस का आयतन क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। अभी समझाते हैं इसको, इसको नोट करिएगा लोग कि इसका आयतन क्या हो गया ठोस का, निश्चित। और एक आता है आकार, इसका आकार मतलब शेप, इसका क्या होता है, ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। और यहाँ पे द्रव्य का जो आकार है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। और गैस का जो आकार है ये भी क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे देखिए लोग, जैसे कि मान लेते हैं कोई भी हमारे पास ठोस वस्तु है, तो अगर वहाँ उसका जो आयतन होगा, अगर कहीं भी रख देंगे उसको तो उसका आयतन क्या रहेगा, उतना ही बना रहेगा। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास पेन है, तो पेन का क्या है, यहाँ पे इसका आयतन होगा। तो आयतन अगर हम कहीं भी रखेंगे तो क्या रहेगा, इसका आयतन उतना ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। वैसे ही अगर द्रव की बात किया जाए, अगर इसका हम लोग ले लेते हैं जो पानी है, तो उसका जो आयतन होगा, मान लेते हैं 1 लीटर अगर पानी हम लोग लिए, एक कंटेनर में रख दिए 1 लीटर, फिर दूसरे भी कंटेनर में अगर उसको हम लोग रखेंगे तो उसका आयतन क्या रहेगा कि 1 ही लीटर रहेगा, 1 ही लीटर का आयतन वो घेरेगा। तो इसलिए जो द्रव है इसका भी क्या है, जो आयतन है वो निश्चित है। और वहीं अगर यहाँ पे गैस के बारे में बात किया जाए, तो इसका जो आयतन की अगर बात किया जाए क्या होता है, अनिश्चित होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मान लीजिए कोई गैस है, अगर एक हम कंटेनर में उसको 1 लीटर के कंटेनर में हम लोग भर दिए, यहाँ पे मान लेते हैं 1 लीटर के कंटेनर में हम लोग गैस को भर दिए। अब इसी गैस को अगर हम 10 लीटर के भी कंटेनर में भरेंगे, यहाँ पे इसी गैस को अब अगर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 10 लीटर का जो एक कंटेनर होगा, बर्तन, उसमें हम लोग रखेंगे, तो ये गैस क्या होगा, ये गैस सभी जगह क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, ये पूरे 10 लीटर में स्थान घेरेगा। तो यहाँ 1 लीटर में भी रख सकते हैं और 10 लीटर में भी रखेंगे तो पूरे 10 लीटर का वो उसका आयतन घेरेगा। तो इसका आयतन क्या हो गया, ये अनिश्चित हो गया यहाँ पे गैस का। वैसे ही यहाँ पे आकार, आकार की बात किया जाए तो जो ठोस होता है इसका आकार भी क्या होता है, निश्चित होता है। जैसे मान लेते हैं हम पेन का ही एग्जाम्पल दिखाए थे, तो पेन का क्या है, इसका आकार निश्चित रहेगा, ये कहीं पे भी रखेंगे इसका आकार वैसे ही बना रहेगा। जबकि यहाँ पे द्रव वाले केस में क्या होता है कि इसका आकार क्या हो जाता है, अनिश्चित हो जाता है। जैसे कि मान लीजिए कोई भी द्रव है, अगर उसको जिस भी बर्तन में रखेंगे उसी का वो आकार ले लेगा, जिस आकार का वो बर्तन होगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, इसका आकार क्या हो जाता है, द्रव का अनिश्चित हो जाता है। और गैस का भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे अनिश्चित हो जाएगा। तो हम लोग ठोस को बोल सकते हैं कि पदार्थ की वह अवस्था है जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है, उसे ठोस कहते हैं। ऐसे ही और भी कुछ यहाँ पे पॉइंट हो सकता है कि जो इसका प्रसार होता है, कि इसका एक्सपेंशन मतलब कौन ज़्यादा फैलेगा, तो यहाँ पे इसका जो प्रसार होता है ठोस में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में दिखा रहे हैं, सॉलिड से दिखा दे रहे हैं ठोस को। सॉलिड में क्या होता है, बहुत ही कम होता है। उसके बाद किसका ज़्यादा होता है, लिक्विड का, द्रव का, उससे ज़्यादा फिर गैस का होता है।
जो प्रसार है इसका एक्सपेंशन कितना होगा। और यहाँ पे देखते हैं लोग और भी जो कुछ गुण है उसके बारे में हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। तो ये बात किया जाता है कि ऊर्जा का ऊष्मीय ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा। तो ऊष्मीय ऊर्जा मान लेते हैं कोई भी पदार्थ है उसको हम लोग जब पहले हम लोग मान लेते हैं कि वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। तो उसकी ऊष्मीय ऊर्जा क्या होगी, जो भी है अगर ऊष्मीय ऊर्जा की मान हम लोग उसको बढ़ा देते हैं तो जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे ऊष्मीय ऊर्जा की मान तो क्या हो जाएगा, वो द्रव में बदल जाएगा। उसके बाद भी अगर अब और भी उसको हीट देंगे, मतलब गर्म करेंगे, उसको ऊष्मीय ऊर्जा देंगे तो क्या बन जाएगा, वो गैस बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होता है वो सॉलिड में क्या होता है, सबसे कम होता है। उससे ज़्यादा किसका होता है, लिक्विड का, और उससे ज़्यादा फिर गैस का। यहाँ पे ऊर्जा की बात की जा रही है। तो जैसे ही यहाँ पे ऊर्जा कम होगा तो ये जो दोनों पार्टिकल है क्या हो जाएंगे, पास में आ जाएंगे। तो ये दोनों पार्टिकल कहाँ पे आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। और जैसे ही ऊर्जा बढ़ेगी, टेम्परेचर जैसे ही हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों दूर दूर जाने लगेगा। यहाँ से क्या हो जाएगा, दूर दूर जाने लगेगा। और फिर और भी ऊर्जा यहाँ पे दे देंगे, यहाँ पे उसमें ऊर्जा की मान और बढ़ा दिए और उसको गर्म किए तो किस अवस्था में चला जाएगा, वो गैस बन जाएगा। और पार्टिकल क्या हो जाएंगे, बहुत दूर दूर चले जाएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि जो ऊष्मीय ऊर्जा होती है सॉलिड में कम होता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में, उससे ज़्यादा फिर गैस में। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट थे कि तीनों में अगर हम लोग को कंपेयर करना हो, ठोस, द्रव और गैस में, तो हम लोग मेन तो यही बोल लेते हैं लोग, आयतन और आकार, कि जिसका आयतन और आकार निश्चित हो वो ठोस कहलाता है, और जिसका आयतन निश्चित हो और आकार अनिश्चित हो वो द्रव कहलाता है, और जिसका आयतन और आकार अनिश्चित हो वो गैस कहलाता है। तो हम लोग को इस चैप्टर में मेनली हम लोग को पढ़ना है ठोस अवस्था के बारे में। इससे पहले हम लोग यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट और देख लेते हैं लोग। यहाँ पे जो है जो पदार्थ की कितनी मुख्य रूप से कितनी अवस्था होती है, 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव और गैस। और इसके अलावा भी क्या होता है कि पदार्थ की 2 अवस्थाएं और भी होती हैं। यहाँ पे अगर यहाँ पे जैसे कि हम लोग क्या कर रहे थे, टेम्परेचर को बढ़ा रहे थे, टेम्परेचर क्या कर रहे थे, बढ़ा रहे थे, तापमान बढ़ा रहे थे। तो पहले ठोस अवस्था में थी, उसके बाद किस में बना, द्रव अवस्था में, उसके बाद फिर किस में बना, गैस अवस्था में। तो यहाँ पे टेम्परेचर को और मान लेते हैं हम लोग बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक पदार्थ की चौथी अवस्था मिल जाएगी, और उस अवस्था को बोला जाता है यहाँ पे प्लाज्मा, उसको बोला जाता है प्लाज्मा। तो यहाँ पे पदार्थ की कौन सी चौथी अवस्था मिल जाएगी, प्लाज्मा। और इसमें क्या होते हैं कि जो गैस हैं इसके जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, आयोनाइज्ड हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं, आयनित हो जाते हैं। तो जैसे गैस है, इसमें जो 2 पार्टिकल होंगे यहाँ पे तो दूर दूर रहते हैं, इसमें और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तब ये जो पार्टिकल है क्या हो जाएंगे, ये टूट जाएंगे। इसमें से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन जो है निकल जाएगा, और निकल करके क्या हो जाएगा, वो आयनित हो जाएगा। जो इसमें पार्टिकल जो है, कण जो है, इसमें आयनित हो जाते हैं। और कौन सी अवस्था मिलती है, प्लाज्मा अवस्था मिलती है। तो प्लाज्मा अवस्था इसका एग्जाम्पल जो है ये कहाँ कहाँ मिलता है, तो एक तो सबसे बेस्ट एग्जांपल है कि किस पे होता है, सूर्य पे होता है। सूर्य पे कौन सी अवस्था पाई जाती है, प्लाज्मा, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है, और वहाँ पे जो भी गैसें होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आयनित हो जाती हैं। और जब भी कोई भी गैस आयनित होगा तो उसमें से क्या निकलेगा, उसमें से कलर निकलेगा, उसमें से रंग निकलेगा। तो इसीलिए जो ट्यूबलाइट है, जो ट्यूबलाइट जो बल्ब होते हैं, बल्ब, उसमें यूज किया जाता है, कौन सी अवस्था उसमें होती है, प्लाज्मा अवस्था में। तो ट्यूबलाइट हो गया, फिर बल्ब हो गया इसका एग्जांपल।
और यहाँ पे जैसे कि टेम्परेचर हम लोग बढ़ा रहे थे, तो मान लेते हैं टेम्परेचर को हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को और कम करेंगे, या इधर से अगर आ रहे हैं तो टेम्परेचर क्या हो रहा है, कम होते जा रहा है। पहले प्लाज्मा अवस्था में टेम्परेचर कम करेंगे तो फिर वो किस में आ जाएगा, गैस अवस्था में। फिर टेम्परेचर कम करेंगे तो किस अवस्था में आ जाएगा, द्रव में। और फिर और भी टेम्परेचर कम करेंगे तो किस में आ जाएगा, ठोस में। और फिर इसमें टेम्परेचर कम करेंगे तो पदार्थ की यहाँ पे पांचवी अवस्था मिल जाती है, जिसको बोला जाता है बोस्ट आइंस्टीन कंडेंसेट। यहाँ पे शॉर्ट में लिख दिया मैंने BEC। यहाँ पे फुल फॉर्म है इसका बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। कंडेंसेट का मतलब होता है संघनन, इसका मतलब होता है संघनन। तो यहाँ पे इसकी खोज जो है वो भारतीय वैज्ञानिक थे सत्येंद्रनाथ बोस, उन्हीं के नाम पे रखा हुआ है बोस। और जो आइंस्टीन थे उन्हीं की थ्योरी को आगे एक्सप्लेन किया था उन्होंने, तो इन दोनों के नाम पे रखा हुआ है बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट BEC। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो टेम्परेचर होता है बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। तो अगर पूछा जाएगा कि टेम्परेचर कितना करते हैं, तो जो टेम्परेचर कर देते हैं वो मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर होता है कितना, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको बोलते हैं लोग परम शून्य ताप। परम शून्य ताप बोला जाता है इसको, 0 डिग्री सेल्सियस को। ये मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर, इससे कम टेम्परेचर पॉसिबल नहीं है। जो अभी तक पॉसिबल है कितना है, 0 केल्विन तक है। तो और इसका अगर बात किया जाए डिग्री सेल्सियस में, तो ये कितना हो जाता है, 273 पॉइंट में होता है, 273। आप लोग याद रखिए 273 डिग्री सेल्सियस, या फिर पॉइंट में 273.15 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये किस में होता है, माइनस में। यहाँ पे -273 डिग्री सेल्सियस, 0 केल्विन। तो सबसे मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है, इसी पे हमारा जो है पदार्थ की पांचवी अवस्था मिलती है। तो यहाँ से ये बेसिक पॉइंट हो गया, इसको नोट कर लीजिएगा लोग। सबसे पहले हम लोग समझते हैं ठोस के बारे में। तो जैसा कि अब अभी हमने देखा था कि इसका बेसिक डेफिनेशन क्या बन जाएगा ठोस अवस्था का, यहाँ पे परिभाषा क्या बन जाएगी कि ये क्या है, पदार्थ की वह अवस्था जिसका आयतन और आकार निश्चित होता है। आयतन और आकार निश्चित हो, उसे ठोस अवस्था कहेंगे। तो ये क्या है, पदार्थ की अवस्था हो गया। इसके अलावा दूसरा भी हम लोग डेफिनेशन इसका बोल सकते हैं कि अभी हमने जो देखा था कि यहाँ पे जैसे दो पार्टिकल है, यहाँ पे देख लेते हैं दो पार्टिकल, इसके बीच में क्या होगा, इसके बीच में एक बल कार्य करता है। इसके बीच में क्या कार्य करता है, बल। तो अगर मान लेते हैं बल ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा, दोनों पार्टिकल ये पास पास आ जाएंगे। तो इनके बीच की दूरी को क्या बोलते हैं लोग, जो दूरी होता है यहाँ पे दूरी, तो बल अगर बढ़ेगा तो दूरी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहाँ से जो बल है इसको बोला जाता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो जो दो पार्टिकल है यहाँ पे, दो कण है, दो कणों के बीच में लगने वाले बल को बोला जाता है अंतर आणविक आकर्षण बल। तो यहाँ पे देखिए लोग, जो ठोस का जो है डेफिनेशन क्या बन सकता है एक और, कि यह पदार्थ की एक अवस्था है जिसमें इसके कण आपस में काफ़ी निकट होते हैं। तो ये जो कण है आपस में क्या होते हैं, काफ़ी निकट होते हैं, मतलब इसकी दूरी क्या होती है, बहुत कम होती है। और तथा काफ़ी ऊंचे अंतर आणविक आकर्षण बल से बंधे होते हैं, मतलब यहाँ पे ऊंचे जो है आकर्षण बलों द्वारा बंधे होते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बलों द्वारा। ये बल जो है इसको क्या, कौन सा बल बोलते हैं, अंतर आणविक आकर्षण बल बोला जाता है। तो यही डायग्राम में भी दिखाया गया है कि जो दो कण है इसके बीच की दूरी को ये बोला जाता है अंतराण्विक स्थान, या फिर अंतराण्विक दूरी बोल दिया जाएगा। और इसके बीच में दो कण है, इसके बीच में क्या लगेगा, फोर्स लगेगा, उसको बोला जाता है अंतराण्विक आकर्षण बल। तो ये जो अंतराण्विक जो दूरी हो गया यहाँ पे, दूरी
अंतराण्विक दूरी और अंतराण्विक आकर्षण बल दोनों क्या है, दोनों एक दूसरे से इन्वर्सली है, मतलब एक अगर बढ़ेगा तो दूसरा घट जाएगा अपने आप ही। तो यहाँ से ठोस हो गया, इसका बेसिक यहाँ पे डेफिनेशन हो गया। यहाँ पे और भी जो पॉइंट है ये बन जाएगा ठोस से, कि ये ठोस क्या होते हैं, कि इसमें जो अवयवी कण होता है, इसमें अवयवी कण ये निविड संकुलित होते हैं। ये क्या होते हैं, निविड संकुलित होते हैं, निविड संकुलित होते हैं। और निविड संकुलित का मतलब होता है क्लोजली पैक्ड। ये क्या होता है, क्लोजली पैक्ड। निविड संकुलित का मतलब है क्लोजली पैक, मतलब इसमें जो कण होते हैं वो क्लोजली पैक होते हैं, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के बहुत पास पास होते हैं जो भी कण है इसमें, तो उसको बोला जाता है क्लोजली पैक्ड होते हैं। और यहाँ पे और पॉइंट क्या बन जाएगा, कि जो ठोस होते हैं ये क्या होते हैं, इसका इनका जो घनत्व क्या होता है, घनत्व क्या होता है, वो ज़्यादा होता है। ये जो ठोस जो होते हैं और क्या होते हैं, कि कठोर होते हैं, मतलब हार्ड होते हैं। ये क्या होते हैं, हार्ड होते हैं। और इनका घनत्व भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और यहाँ पे और भी पॉइंट बन जाएगा कि इनका जो गलनांक है, गलनांक क्या होता है, उच्च होता है, उच्च होता है। ये सब जो ठोस हैं उसके गुण हो जाएंगे, ये जो ठोस के गुण होते हैं उसमें ये सब पॉइंट को आप लोग नोट कर लीजिएगा। और इससे पहले हम दो पॉइंट और डिस्कस कर लिए हैं, कि जो अंतर आणविक बल क्या होता है वो ज़्यादा होता है, अंतर आणविक जो दूरी होती है वो क्या होती है, कम होती है। इसका जो प्रसार है, प्रसार भी क्या होता है, कम होता है, इसका प्रसार। यहाँ पे जो एक्सपेंशन, प्रसार का मतलब एक्सपेंशन, एक्सपेंशन ये क्या होता है, कम होता है। और एक और टर्म होता है इसको बोलते हैं लोग विसरण, विसरण। ये विसरण जो होता है इसको बोलते हैं लोग डिफ्यूजन, डिफ्यूजन। ये भी क्या होता है, कम होता है। प्रसार विसरण का मतलब होता है कि जैसे कि अगर जो ठोस है, अगर कोई भी पदार्थ है उसको एक जगह यहाँ पे हम लोग छोड़ेंगे तो कितने दूर तक वो मिल रहा है यहाँ पे। जैसे कि ठोस क्या होता है, जहाँ पे रखेंगे वहीं पे रहेगा। जो पानी होता है वो कुछ दूर तक यहाँ पे फैल जाएगा। और जो गैस होती है, मान लेते हैं एक कोई रूम है, रूम का कमरा है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे रखेंगे उसको तो उसका विसरण कहाँ तक हो जाएगा, ये पूरे रूम में हो जाएगा, पूरे कमरे में हो जाएगा उसका विसरण। तो ये होता है डिफ्यूजन कहलाता है। और जैसे कि जो खाना बनाते हैं उसका जो स्वाद जो आ जाता है कैसे, कि वो हवा के थ्रू, जो वो किस वजह से आता है, वो विसरण की वजह से आता है। और जैसे कि परफ्यूम है, परफ्यूम अगर मान लेते हैं एक जगह यहाँ पे परफ्यूम छोड़ेंगे तो क्या होगा, कि बहुत दूर तक भी वो फैल जाता है। तो किस वजह से फैलता है, उसका विसरण की वजह से। तो गैसों में विसरण क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। उससे कम किस में होता है, द्रव्य में। और सबसे कम किस में होता है, यहाँ पे ठोस में होता है। तो ये सब जो है ये ठोस के गुण हो जाएंगे। अब हम लोग देखते हैं जो ठोस है इसका प्रकार देखते हैं लोग, इसका टाइप, ठोस के प्रकार।
तो यहाँ पे जो ठोस का प्रकार, इसको जनरली हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। और वो किस बेसिस पे करते हैं कि जो ठोस होता है उसमें क्या होते हैं, अवयवी कण होते हैं। उसमें अवयवी कण होते हैं, तो ये जो अवयवी कण है, अवयवी जो कण है इसकी व्यवस्था के आधार पर, तो जो अवयवी कण की व्यवस्था के आधार पर ठोस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। एक जो पहला होता है हमारे पास, उसको बोलते हैं लोग क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलाइन सॉलिड। और दूसरा होता है हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस, एमार्फस सॉलिड। यहाँ पे जो अवयवी कण है इसकी जो व्यवस्था होती है कि किस तरीके से वो उसकी व्यवस्था है, तो उस आधार पे हम लोग ठोस को दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया हमारे पास क्रिस्टलीय ठोस और दूसरा हो गया हमारे पास अक्रिस्टलीय ठोस। तो यहाँ पे देख लेते हैं लोग, अब जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो अवयवी कण है इसमें क्या होता है, नोट करिएगा लोग, इसका जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका डेफिनेशन, कि जो अवयवी कण है, अवयवी कण, तो इसका हो जाएगा क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की जो व्यवस्था होती है वो क्या होती है, निश्चित होती है। तो अवयवी कण की एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, क्रिस्टलीय ठोस बोलेंगे। तो क्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण एक निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि में होते हैं, व्यवस्था में होते हैं। और यहाँ इसके अपोजिट ये क्या हो जाएगा, अक्रिस्टलीय ठोस में। यहाँ पे नोट करिएगा लोग कि जो अक्रिस्टलीय ठोस में अवयवी कण की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, नहीं होती है। और यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्रिस्टलीय ठोस में, कि जो यहाँ पे जो अवयवी कण है, जो अवयवी कण, अब हम लोग आगे किसकी चर्चा करेंगे, जो अवयवी कण है इसी के बारे में। तो यहाँ पे जो अवयवी कण होते हैं इसकी क्या होती है, दीर्घपरासी व्यवस्था होती है। ये क्या होता है, दीर्घपरासी व्यवस्था। जबकि यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है, यहाँ पे लघुपरासी व्यवस्था होती है। अभी समझा रहे हैं आपको कि दीर्घपरासी और लघुपरासी क्या होता है, लघुपरासी व्यवस्था। तो यहाँ पे दीर्घपरासी का मतलब है कि कोई भी जो ठोस है इसमें क्या होगा, अवयवी कण होगा। तो जैसे मान लेते हैं अवयवी कण, एक को हमने क्रॉस से दिखा दिया, दूसरे को हमने डॉट से दिखा दिया। तो यहाँ पे डॉट क्रॉस ऐसे करके क्या होगा, इनकी व्यवस्था होगी। तो ऐसे करके ये व्यवस्था हो गया। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो व्यवस्था है कैसी है, पहले एक डॉट आया, उसके बाद क्रॉस आया, फिर डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, क्रॉस। तो ये क्या है, ये नियमित व्यवस्था देखने को मिल रही है। तो क्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि व्यवस्था क्या होती है, नियमित होती है और निश्चित होती है। और इसमें व्यवस्था कैसी है, कहाँ तक देखने को मिल रहा है कि ये बहुत दूर तक ऐसा ही देखने को मिल रहा है कि नियमित व्यवस्था कहाँ तक है, ये दीर्घपरासी है। इसको इंग्लिश में बोला जाता है लॉन्ग रेंज। दीर्घपरासी को बोला जाता है लॉन्ग रेंज। यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि ये बहुत दूर तक ऐसी ही व्यवस्था बनी हुई है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है कि जो अवयवी कण होते हैं, मान लेते हैं एक डॉट एक क्रॉस है,
तो यहाँ पे क्या होगा कि ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए लोग कि ये जो व्यवस्था है, यहाँ पे देखते हैं लोग क्रॉस, उसके बाद डॉट, फिर क्रॉस, फिर डॉट, फिर क्रॉस, और फिर क्या आ गया, यहाँ पे से व्यवस्था क्या हो गई, ये बिगड़ गई, यहाँ पे फिर से क्रॉस आ गया। तो ये क्या होती है, इसकी जो व्यवस्था होती है कैसी होती है, ये लघु परासी व्यवस्था होती है अक्रिस्टलीय ठोस में। और यहाँ पे पॉइंट नोट करिएगा, इसको हम अब मिटा देते हैं। और इसके अलावा और भी पॉइंट क्या हो जाएगा यहाँ पे कि जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं, इसमें क्या होता है कि इनका जो गलनांक होता है वो क्या होता है, निश्चित होता है। और यहाँ पे और भी समझा देते हैं, एक होता है शीतलन वक्र, वो होता है शीतलन वक्र। ये क्या होता है, शीतलन वक्र असतत होता है। जबकि यहाँ पे अक्रिस्टलीय में क्या होता है, शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है। यहाँ पे सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस मतलब लगातार, तो उसको हम लोग बोलते हैं सतत। और जो नॉन कंटिन्यूअस बीच में क्या हो जाएगा, वो टूट जाएगा, तो उसको हम लोग बोलते हैं असतत। तो यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं कि ये शीतलन वक्र क्या होता है। कि जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास क्या है, कोई भी पदार्थ है, हम लोग एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं जल का, कि जो जल होती है, अगर मान लेते हैं वो क्या है हमारे पास ठोस अवस्था में, नहीं पहले हम लोग मानते हैं कि वो गैस अवस्था में है, और उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ठंडा कर रहे हैं। और तो पहले गैस अवस्था में है हमारे पास जल, उसको हम लोग ठंडा करेंगे। तो ठंडा करेंगे तो क्या होगा कि एक ग्राफ बनेगा इसके बीच में, टेम्परेचर के बीच में, मतलब जो तापमान होगा उसके बीच में, और जो टाइम होगा यहाँ पे समय, तो समय और टेम्परेचर के बीच में ग्राफ बनेगा। तो पहले क्या है, गैस अवस्था में है, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा वो किस अवस्था में जाते जाएगा, तो गैस से पहले द्रव बनेगा, द्रव से फिर ठोस बनेगा। तो यहाँ पे मान लेते हैं, जो हम लोग तो जानते हैं कि जो जल होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट, जो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री होता है। 100 डिग्री पे क्या हो जाता है, वो बॉयल हो जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं लोग कि पहले क्या रहेगा, वो गैस अवस्था में, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या होगा, धीरे धीरे यहाँ पे कम होगा, और कम होते होते क्या हो जाएगा, यहाँ पे मान लेते हैं 100 डिग्री है हमारे पास, क्या है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, जितने भी जो गैस होगा वो क्या होगा कि वो यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस है, और इससे ऊपर क्या है, ये गैस है, ये गैस है। और जैसे ही 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुँचेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टेम्परेचर जो है कांस्टेंट हो जाएगा, और टाइम के साथ में टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। और कब तक बना रहेगा, जब तक कि जो भी गैस है वो द्रव में ना बदल जाए, जो पानी है वो लिक्विड ना बन जाए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, उसके बाद जैसे ही जितने भी जो जल है वो द्रव अवस्था में आ जाएंगे, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर फिर डाउन होने लगेगा। तो यहाँ पे कौन सी अवस्था है, ये है द्रव अवस्था। और पानी कितने पे जम जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, ये जमता है, और 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, ये पानी जो फिर पिघलता भी है। तो यहाँ से देखते हैं लोग कि जैसे ही यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस पे आएगा, ये क्या हो गया 0 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट कब तक बना रहेगा, कि जो भी हमारे पास पानी था द्रव अवस्था में, वो धीरे धीरे यहाँ से जमना शुरू होगा, और जमते जमते वो जब तक पूरी बर्फ़ नहीं बन जाएगी, उसके बाद फिर क्या होगा, टेम्परेचर फिर डाउन होने लगेगा। ये सब किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा।
तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये ठोस अवस्था, यहाँ पे बर्फ़ जो है जम जाएगी। तो यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस पे एक यहाँ पे जो कर्व आ रहा था वो टूट गया, और एक जो है 100 डिग्री सेल्सियस पे जो कर्व था वो यहाँ पे टूट गया। तो इसलिए जो बोलते हैं लोग कि जो शीतलन वक्र है वो कैसा है, असतत है। जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उसमें क्या होता है, शीतलन वक्र क्या होता है, सतत होता है यहाँ पे। तो ये हो गया शीतलन वक्र से रिलेटेड। और यहाँ पे देख लेते हैं लोग, यहाँ पे एक और पॉइंट हो जाएगा कि जो इसका गलनांक होगा, गलनांक। तो यहाँ पे जैसे कि जल का कितना होता है गलनांक, वो 0 डिग्री सेल्सियस होता है कि 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाता है, जो बर्फ़ होगा वो गल जाता है, मतलब द्रव अवस्था में आ जाता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गलनांक। तो यहाँ पे जो क्रिस्टलीय ठोस होती है उसमें गलनांक क्या होता है, वो निश्चित होता है। क्या होता है, निश्चित होता है। इसका मतलब है कि मान लेते हैं जो जल होगा, तो जल का क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, जल, जल का कितना होता है 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जो वैल्यू होगी एग्जैक्ट होगी कि जो भी जल है कितने डिग्री पे वो गलेगा, वो 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगा, वो बर्फ़ जो है गलेगा। तो यहाँ पे जो जल है इसका गलनांक कितना हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो इसका गलनांक होता है वो निश्चित नहीं होता है, निश्चित नहीं होता है। इसका क्या होता है, एक रेंज होता है कि जैसे कि मान लेते हैं जो अक्रिस्टलीय ठोस कोई भी पदार्थ है उसका जो गलनांक होगा वो क्या होगा कि रेंज में होगा उसका। जैसे मान लेते हैं कि 10 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच में होगा। इसका मतलब है कि जो अक्रिस्टलीय ठोस है, कुछ पदार्थ अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे पिघलना शुरू हुए हैं तो कुछ उसी में 20 डिग्री सेल्सियस पे पिघलेंगे और धीरे धीरे वो क्या होंगे, पिघलते रहेंगे। तो इसमें एक रेंज मिलता है और यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू मिलती है कि इसके गलनांक क्या होता है क्रिस्टलीय ठोस में, ये निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में जो गलनांक होता है अनिश्चित होता है, और इसमें जो है रेंज मिलता है कि 10 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री सेल्सियस तक। अभी हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो क्रिस्टलीय ठोस है इसका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे क्या है, जो NaCl हो गया, जो शुगर हो गया, शुगर हो गया, आयरन हो गया, यहाँ पे कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, ये सब क्या हो गए और क्रिस्टलीय ठोस हैं। जबकि अक्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, यहाँ पे कांच हो जाएगा। जो कांच होता है, कांच हो गया, और इसके अलावा जैसे प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक हो गया, रबर हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब कौन से ठोस हैं, ये होते हैं अक्रिस्टलीय ठोस। तो जैसे कि यहाँ पे रबर होता है, तो रबर को अगर हम लोग जलाते हैं तो क्या होता है कि एक साइड से जलता है, धीरे धीरे जलते जाता है। ऐसा नहीं है कि एक ही बार में उसमें आग पकड़ लेगा। वो क्या होता है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो कुछ रबर क्या हो जाते हैं, कम डिग्री पे वो पिघल जाते हैं, और धीरे धीरे क्या होता है कुछ ज़्यादा डिग्री पे पिघलते हैं। जबकि बाकी जो पदार्थ है इसमें क्या होता है कि इनका जो गलनांक है वो फिक्स होता है कि इतने टेम्परेचर पे वो पिघलेंगे। और यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में इनका गलनांक क्या होता है, अनिश्चित होता है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल को याद रखना है। ज़्यादातर एग्जाम्पल जो पूछा जाता है अक्रिस्टलीय ठोस का, कि और ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि अक्रिस्टलीय ठोस इनमें से कौन सा है, और ये ऑप्शन में एक में दिया रहेगा, बाकी सब में कोई भी ऑप्शन रहे। तो अगर ये वाला याद रहेगा तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ से बन जाते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जो क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस है इसमें जो अंतर होता है, एक टेबल बना करके हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करिए, लोग शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।